अब आपको आश्चर्य होगा कि मैं क्या कह रहा हूं। सभी ये लिखने वाले चाहते हैं कि उनकी कविता और उनका पुस्तक का रेलेवेंस एक समय ऐसा आए कि खत्म हो जाए। मैं समझता हूं लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने सिविल मल्टी फ्यूजन को केंद्र में रखते हुए जिस तरह से यह पुस्तक लिखी है, हमारे प्रयासों से जल्द ही आने वाले समय में इस पुस्तक में उनके मैंने कहा कि सिविल मिलिट्री फ्यूजन की बात हो रही है और मिलिट्री के लोग यहां से बोल रहे हैं। जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राज शुक्ला, मेंबर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, मेजर जनरल रिटायर्ड बीके शर्मा, डायरेक्टर जनरल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, और हमारे दोस्त एमजे अकबर साहब, आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स और वेटरन्स, भारत सरकार के अन्य यहां पर अधिकारी वर्ग, डिप्लोमेट्स, मीडिया के मित्रों और अन्य देवी व सज्जनों, आज लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला की बुक सिविल मिलिट्री फ्यूजन एज ए मैट्रिक ऑफ नेशनल पावर एंड कंप्रिहेंसिव सिक्योरिटी के इस विमोचन के कार्यक्रम में मुझे उपस्थित होना यह अच्छा लगा है। सबसे पहले तो मैं लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला समेत आप सबको इस पुस्तक के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। आप ये कहेंगे कि केवल लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला को ही आपने क्यों बधाई नहीं दी, हम सबको दे रहे हैं, क्योंकि इस पुस्तक को सरसरी तौर पर हमने देखा है और मैं कह सकता हूं कि यह हम सब के लिए उपयोगी है। इसलिए लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला के साथ साथ मैं आप सबको कांग्रेचुलेट कर रहा हूं। कोई भी किताब भले ही कुछ महीनों में या कुछ वर्षों में लिखी जाती है, लेकिन उसके पीछे उस लेखक का वर्षों का एक्सपीरियंस और दशकों की इंस्पिरेशन और सैकड़ों वर्षों की नॉलेज और विजडम छिपी होती है। अनेक वर्षों तक आपने जो चिंतन किया, उसके परिणाम स्वरूप यह किताब हम सबके सामने है और मैं आपको इसलिए भी बधाई देता हूं क्योंकि आपने इस किताब में जो विषय को चुना है वह सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है, बल्कि इंटेलेक्चुअल और मॉरल डिस्कोर्स का भी वह एक हिस्सा है। हालांकि मैं स्वीकार करता हूं कि मैं अभी तक पूरी तरह किताब नहीं पढ़ पाया हूं, लेकिन किताब पढ़ते हुए जो कुछ हिस्से अब तक पढ़ पाया उन पर मैं कुछ बातें यहां पर जरूर करना चाहूंगा। मेरा पहला ध्यान किताब के ब्लर्ब पर गया, जिसमें लिखा था कि दशकों से भारत समेत अनेक देशों ने सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग रखा हुआ है और इसके पीछे फियर ऑफ मिलिटराइजेशन की बात कही गई है। अर्थात मिलिटराइजेशन के डर से सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग रखे जाते हैं। सही बताऊं तो इस लाइन पर मेरी निगाह कुछ देर के लिए रुकी। मुझे लगा कि इस सोच को भारत की कल्चरल और हिस्टोरिकल जमीन पर रखकर देखना जरूरी भी है। भारत जैसे देश में जहां लोगों को शासन पर, प्रशासन पर और संविधान पर इतना भरोसा है, जहां पर धर्म के प्रति लोगों की इतनी गहरी निष्ठा हो, ऐसे देश में सिर्फ मिलिटराइजेशन के डर के कारण सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग रखा गया हो, इस बात से मैं उतना सहमत नहीं हो पाता हूं। सहमत इसलिए नहीं हो पाता हूं क्योंकि जब मैं इस विचार पर सोचता हूं तो मुझे रामायण का एक अत्यंत प्रेरक प्रसंग याद आता है। आप याद करिए, जब भगवान श्री राम ने उनको वनवास मिला था और वे लक्ष्मण था माता सीता के साथ वन में निवास कर रहे थे, उसी दौरान भरत अयोध्या के तमाम लोगों के साथ और अयोध्या की सेना के साथ भगवान राम को वापस बुलाने जाते हैं। यहां ध्यान रखिए कि भरत उस समय अयोध्या की सेना के कमांडर इन चीफ थे। जब भरत अपने विशाल दलबल के साथ वन की ओर बढ़ रहे थे, उस समय लक्ष्मण जी ने उन्हें आते हुए देखा। लक्ष्मण जी को यह लगा कि भरत के पास तो पूरी सेना है, कहीं वह इस उद्देश्य से तो वन में नहीं आ रहे हैं कि हम तीनों पर आक्रमण करके हमेशा के लिए अयोध्या के राजा बन जाएं। उनकी दृष्टि में शंका की एक झलक थी। उन्हें लगा शायद भरत राज्य प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं।
जब लक्ष्मण जी ने भगवान राम से अपनी यह शंका बताई तो भगवान श्री राम ने बड़ी शांति और बहुत ही समझदारी और यह सूझबूझ से कहा था, भरतहि, तुलसीदास जी ने लिखा है, भरतहि होई न राय मधु, वेदे हरि हर पद पाई, कबहू की काजी सिकरनी, क्षीर सिंधु बिरसाई। अर्थात चाहे कितनी भी बड़ी सेना हो, चाहे कितना भी बड़ा साम्राज्य हो, भारत को कभी भी राजमद नहीं हो सकता है। चाहे उन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश या इंद्र का ही पद क्यों न मिल जाए, भरत सदैव विनम्र रहेंगे, क्योंकि भरत के अंदर जो मूल्य हैं वे मूल्य उनको राजमद की किसी भी सूरत में इजाजत नहीं देंगे। ठीक उसी प्रकार से यदि दूध से भरा हुआ क्षीर सागर हो तो उसमें एक दो बूंद खटाई की गिर जाने से वह कभी खराब नहीं होगा। यह नियम एक पतीले दूध पर भी लागू हो सकता है। भारत उसी प्रकार से क्षीर सागर हैं, एक छोटी चीजें उनमें राजमद नहीं ला सकती हैं। और हुआ भी यही, जब भरत आए तो लक्ष्मण के मन की सारी शंकाएं स्वतः समाप्त हो गई। साथियों, मैं समझता हूं कि यह सामान्य घटना नहीं है, यह बल्कि भारत की सभ्यता और उसकी विशिष्ट सिविल मिलिट्री कॉन्शसनेस का एक प्रतीक है। जब हम इस विचार को समझते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि भारत की परंपरा में कभी भी मिलिटराइजेशन उस अर्थ में नहीं रहा जिसमें शक्ति का मतलब सत्ता हथियाना या शासन पर अधिकार जमाना हो। हमारे यहां हमेशा पावर का उद्देश्य लोगों का संरक्षण और उनकी सेवा करना रहा है। और इसी कारण भारत में कभी भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री के बीच कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति कभी नहीं पैदा हुई, क्योंकि दोनों का उद्देश्य राष्ट्र की रक्षा और जनता की सेवा ही रहा है। हालांकि शुक्ला जी ने अपनी पुस्तक में एक आर्टिकल का रेफरेंस दिया है, जिसके अनुसार नेहरू जी एक बार रक्षा मंत्रालय गए। वहां उन्होंने यूनिफॉर्म में कुछ अफसर्स को देखा। अफसर्स को देखकर वह थोड़े से असहज हो गए और उन्हें लगा ये लोग यहां मंत्रालय में क्या कर रहे हैं। लेकिन यह सब पुरानी बातें हो गई हैं। आज ऐसा कुछ नहीं है। आज तो मैं खुद ही कई बार सीडीएस को या सर्विस चीफ्स को अपनी फोर्स की वर्दी में देखता हूं तो मेरा देश की सुरक्षा के प्रति विश्वास और या कॉन्फिडेंस लेवल कहिए और अधिक बढ़ जाता है और मेरा हौसला बुलंद होता है। दरअसल भारत में मिलिटराइजेशन का डर वेस्टर्न थॉट की उपज है, ऐसा मैं मानता हूं। वेस्ट में सत्ता के साथ सस्पिशन जुड़ा रहता है, जबकि भारत में सत्ता के साथ सैक्रिफाइस जुड़ी हुई है। अतीत का हमने एक उदाहरण देख लिया है। आधुनिक युग का भी एक उदाहरण देख लीजिए। भारत की संसद में खड़े होकर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि अपने इथिक्स से समझौता करके अगर सत्ता हासिल करनी हो तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। और उनका एक भाषण शायद आपको याद होगा वह लाइन, उन्होंने कहा एक वोट का केवल अंतर था जिसमें उनकी पराजय हुई थी संसद में। उन्होंने कहा सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन देश रहना चाहिए। इसलिए मैं सत्ता प्राप्त करने के लिए अनैतिक साधन का उपयोग नहीं करूंगा, धन का उपयोग नहीं करूंगा। इस तरह का भाव तभी आ सकता है जब इस देश के अंदर सत्ता से भी ऊपर एथिक्स और मॉरलिटी को रखा जाए। और हमारा देश ऐसा ही है, इसकी संस्कृति भी ऐसी ही है। इसलिए मैं कतई स्वीकार नहीं कर पाता हूं कि भारत में मिलिटराइजेशन के डर से किसी सर्विस या उसके रोल को अलग किया गया हो। दरअसल सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के बीच जो फर्क दिखाई देता है उसका कारण किसी तरह का आइडियोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है, बल्कि इसका मूल आधार डिवीजन ऑफ लेबर यानी वर्क का साइंटिफिक डिस्ट्रीब्यूशन है। यह कंसेप्ट नया नहीं है। यह मानव सभ्यता की उन सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक है जिसने सोसाइटी को ऑर्गेनाइज्ड, एफिशिएंट और प्रोडक्टिव बनाया। डिवीजन ऑफ लेबर का सिंपल अर्थ है जिस व्यक्ति में जिस काम की एबिलिटी और स्किल है वही काम उसे दिया जाए।
क्योंकि कोई भी व्यक्ति अकेले सब कुछ नहीं कर सकता है। एक ही व्यक्ति एक साथ न खेती कर सकता है, न खाना बना सकता है, न हथियार बना सकता है, न युद्ध लड़ सकता है और न इलाज कर सकता है। लेकिन अलग अलग व्यक्ति यह सारे काम जरूर कर सकते हैं और इसी प्रिंसिपल्स के तहत सिविल और मिलिट्री को अलग रखा गया, जिसका सिर्फ यही उद्देश्य था कि हर क्षेत्र में प्रोफेशनलिज्म और एक्सलेंस को इंश्योर किया जाए। हां, अब जमाने की डिमांड कुछ और है। आज दुनिया डिवीजन ऑफ लेबर से आगे बढ़कर इंटीग्रेशन ऑफ पर्पस की ओर बढ़ रही है। आज दुनिया डिवीजन ऑफ लेबर से आगे बढ़कर इंटीग्रेशन ऑफ पर्पस की ओर बढ़ रही है। अब जरूरत इस बात की है कि हम अलग अलग जिम्मेदारियां निभाते हुए भी एक शेयर्ड विजन और कॉमन पर्पस के साथ काम करें। साथियों, हमारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री डिवीजन ऑफ लेबर के मामले में अलग जरूर है, लेकिन यह कहते हुए मुझे खुशी होती है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने सरकार में आते ही सबसे पहले इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि कोई भी प्रशासन साइलोस में रहकर काम नहीं कर सकता है और उसे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ही काम करना पड़ेगा। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि दुनिया की सभी महान शक्तियां केवल अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ के दम पर नहीं, दुनिया की तमाम जितनी भी महान शक्तियां हैं केवल अपनी स्ट्रेंथ पर ही नहीं बल्कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ताकत के बल पर शीर्ष पर पहुंची है। यूरोप का इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां लैबोरेटरीज और यूनिवर्सिटीज में हुई डिस्कवरीज ने बैटल फील्ड पर विजय का रास्ता तैयार किया था। कोल्ड वॉर के दौर में भी हमने देखा कि दो सुपर पावर्स ने बिना एक भी गोली चलाए टेक्नोलॉजिकल सुपरमेसी की जंग लड़ी और उस समय यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई थी कि आने वाले समय में साइंटिफिक इनोवेशन और मिलिट्री स्ट्रेंथ को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। साथियों, आज दुनिया एक गहरे परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और जिस गति से ग्लोबल ऑर्डर बदल रहा है उसी तरीके से, उसी तेजी से वारफेयर के तरीके भी बदल रहे हैं। अब युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़े जाते, वे हाइब्रिड और असिमेट्रिकल स्वरूप ले चुके हैं और इनके थिएटर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जमीन से लेकर आउटर स्पेस तक फैले हुए हैं। ऐसे समय में ट्रेडिशनल डिफेंस आउटलुक अब पर्याप्त नहीं रह गया है। अगर हमें इन बदली परिस्थितियों का सामना करना है तो हमारी डिफेंस स्ट्रेटजीज को अधिक कोऑर्डिनेटेड, एडेप्टिव और प्री इम्प्टिव होना होगा और हमारी सरकार ने फ्यूचर रेडी और रोबस्ट आर्म फोर्सेस के निर्माण के लिए कई बोल्ड और डिसाइसिव रिफॉर्म्स भी किए हैं और ये रिफॉर्म्स भारत की नेशनल सिक्योरिटी के साथ साथ हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को भी इंश्योर करते हैं। इनमें से एक ऐतिहासिक कदम था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का सृजन। यह निर्णय तीनों सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेटेड और सिनर्जी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। ज्यों ही रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी प्राप्त हुई थी, हम प्रधानमंत्री जी बैठे थे। प्रधानमंत्री जी ने उसी समय चर्चा की कि राजनाथ जी अब समय आ गया है कि सीडीएस के पद का क्रिएशन किया जाना चाहिए। अभी रिसेंट उदाहरण के रूप में आप ऑपरेशन सिंदूर को देख सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तीनों सेनाओं के बीच असाधारण ज्वाइंटनेस और इंटीग्रेशन को देखने को हम सबको मिला है। उस ज्वाइंटनेस और इंटीग्रेशन का परिणाम क्या हुआ, यह तो पूरी दुनिया ने देखा है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को चारों खाने चित्त करने का काम किया है और वह आज भी उस दर्द से वो भूल नहीं पाया है। और साथियों, यह पुस्तक लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला जी की सिविल मिलिट्री फ्यूजन की अवधारणा को आज की ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के परिप्रेक्ष्य में भी रखती है। और इस पुस्तक को पढ़ने के दौरान मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट टेक अवे यह रहा है कि सिविल मिलिट्री फ्यूजन को केवल इंटीग्रेशन के रूप में नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक इनेबलर के रूप में देखा जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। यह ऐसा इनेबलर है जो इनोवेशन को बढ़ावा देता है, टैलेंट को बनाए रखता है,
और हमें टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस की दिशा में भी यह अग्रसर करता है। और यह फ्यूजन तभी संभव है जब हम अपनी सिविल इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर, एकेडमिया और डिफेंस सेक्टर को एक कॉमन नेशनल पर्पज के लिए जोड़ सकें। इससे हमारी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी और स्ट्रेटेजिक एज भी स्वाभाविक रूप से कई गुना बढ़ जाती है। इसी सोच और इसी सिनर्जी के साथ हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। साथियों, आज जब हम टेक्नोलॉजिकल एरा में प्रवेश कर चुके हैं तो हमारे लिए समझना आवश्यक है कि भारत में सिविल मिलिट्री फ्यूजन का स्वरूप कैसा होना चाहिए। हमें सिलेक्टेड टास्क और कोर चैलेंजेस की पहचान करनी होगी और बहुत ही एक बैलेंस्ड, फोकस्ड अप्रोच भी अपनानी होगी ताकि हमारी सिविलियन टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज का उपयोग इंटरनेशनल कन्वेंशंस को ध्यान में रखते हुए मिलिट्री डोमेन में भी प्रभावी रूप से किया जा सके। कई बार हम लोगों ने देखा है कि हमारी कई इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी केवल सिविलियन यूज तक ही सीमित रह जाती हैं, जबकि वही इनोवेशंस और ड्वेल यूज कंसेप्ट के तहत मिलिट्री एप्लीकेशंस में लाई जाएं और डिफेंस में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी अगर सिविल यूज में लाई जाएं तो ये हमारी नेशनल पावर को कई गुना बढ़ा सकती हैं। साथियों, आज के समय में हम सभी देख रहे हैं कि शासन का तरीका भी बदल चुका है। देश का विकास सरकार, प्राइवेट सेक्टर और सिविल सोसाइटी के बीच एक मजबूत कोलैबोरेशन से हो रहा है और इस समय हर विभाग, हर संस्था मिलकर काम कर रही है। इसे ही आज की भाषा में होल ऑफ द गवर्नमेंट और होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच कहा जाता है। और इसका सीधा अर्थ यही है कि जब देश के विकास और सुरक्षा की बात आती है तो हर व्यक्ति, हर संस्था की भागीदारी ये जरूरी होती है और हम सब इस सोच का हिस्सा हैं, क्योंकि जब देश की बात आती है तो जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि हम सब की होती है। हम सबको इसके बारे में सोचना पड़ता है। साथियों, आज के ग्लोबल पर्सपेक्टिव में हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं सिविल और मिलिट्री डोमेन्स धीरे धीरे एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और नेशनल सिक्योरिटी अब पहले से कहीं अधिक इंटरलिंक्ड हैं। इंफॉर्मेशन, सप्लाई चेन, ट्रेड, रेयर मिनरल्स और कटिंग एज टेक्नोलॉजी, लगभग हर चीज का यूज सिविल और मिलिट्री दोनों ही डोमेन में हो रहा है। ऐसी परिस्थितियों में सिविल मिलिट्री फ्यूजन एक मॉडर्न ट्रेंड नहीं, इसे मॉडर्न ट्रेंड नहीं मानता मैं। ऐसी परिस्थितियों में सिविल मिलिट्री फ्यूजन केवल एक मॉरल ट्रेंड नहीं बल्कि यह समय की जरूरत बन गई है। इसे इग्नोर करना या इसमें डिले करना किसी भी देश के स्ट्रेटेजिक ग्रोथ के लिए सही नहीं है। मित्रों, भारत में यह प्रक्रिया तेजी से अब आगे बढ़ रही है। हम देख रहे हैं कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस, गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, स्टार्टअप, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और युवा इनोवेटर्स मिलकर यह काम कर रहे हैं। अगर हम अपने हाल के प्रयासों पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि सिविल मिलिट्री फ्यूजन की दिशा में भारत ने कई ठोस कदम भी उठाए हैं। हमने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया है। डिफेंस स्टार्टअप्स को प्रमोट करते हुए हमने एकेडमिया के साथ इंडस्ट्री की पार्टनरशिप को भी बढ़ाया है और हम सब ने पिछले कुछ वर्षों में भारत के डिफेंस इकोसिस्टम में एक ऐतिहासिक ट्रांसफॉर्मेशन को भी देखा है। कभी हम दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर्स में गिने जाते थे और आज हम तेजी से डिफेंस सेक्टर के मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों के हमारे लगातार प्रयासों से के कारण भारत का डिफेंस सेक्टर आज ऊंचाइयों को छू रहा है। डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन का आंकड़ा जो एक दशक पहले 46,000 करोड़ के आसपास था, वह अब बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। और इनमें से लगभग 33,000 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन यदि किसी का है तो वह प्राइवेट सेक्टर का है और यह अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। सब मिलाकर
कहा जाए तो इस पुस्तक में जो बातें की गई हैं, जो भी सुझाव दिए गए हैं, राज शुक्ला जी को यह जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि उनमें से अनेक सुझावों पर ऑलरेडी सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है और उनकी पुस्तक में सेमी कंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी जैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर जो बातें की गई हैं, उस पर भी हम लोगों ने गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए काम करने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। साथियों, इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े कवि और लेखक हुए हैं, जिन्होंने किसी समस्या पर या किसी चुनौती पर कोई कविता लिखी हो या कोई पुस्तक लिखी हो, उन सबके मन में एक बात जरूर रहती है। वह सारे कवि और सारे लेखक यह बात जरूर चाहते हैं कि उनकी कविता और उनकी पुस्तक का रेलेवेंस खत्म हो जाए। अब आपको आश्चर्य होगा कि मैं क्या कह रहा हूं। सभी यह लिखने वाले चाहते हैं कि उनकी कविता और उनका पुस्तक का रेलेवेंस एक समय ऐसा आए कि खत्म हो जाए। यानी एक समय ऐसा आए जब वह समस्या या वह चुनौती पूरी तरह खत्म हो जाए, जिसको केंद्र में रखकर वह पुस्तक या किताब लिखी गई है। जैसे मान लीजिए किसी कवि ने गरीब को केंद्र में रखकर कोई कविता लिखी हो, तो जिस दिन गरीबी खत्म होगी उस दिन सबसे ज्यादा खुश वह कवि होगा कि अब उसकी कविता का महत्व खत्म हो गया। मैं समझता हूं लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने सिविल डिफ्यूजन को केंद्र में रखते हुए जिस तरह से यह पुस्तक लिखी है, हमारे प्रयासों से जल्द ही आने वाले समय में इस पुस्तक में उनके इस पुस्तक में इस पुस्तक में उनके द्वारा सुझाए गए उपायों का रेलेवेंस खत्म हो जाए। यानी कि राज शुक्ला जी के ऊपर आने वाले समय में एक और बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है कि वह एक और नए विचार के साथ और एक नए सुझाव के एक नए विचार और एक नए सुझाव के साथ एक नई किताब लिखें। मैं राज शुक्ला जी को उनकी आगामी पुस्तकों के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि आज इस कार्यक्रम में शायद वो अकेले आए हैं और सिविल डिफ्यूजन की बात करते हैं। अक्लेमंद इशारा काफी समझ गए होंगे आप। मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर इसी तरह से श्री राज शुक्ला जी को नए विचार और नए सुझाव देने के लिए तथा हमें उन सुझावों पर काम करते रहने के लिए शक्ति प्रदान करे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, sir. May I now request the Honorable Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh Ji, and other dignitaries on stage to kindly release the book, please. May I also call upon on the stage the publisher, Ms. Rajan Arya, and Professor Dilip Shah. Thank you very much. Thank you very much, sir. There is hot cup of tea waiting outside, sir. Thank you very much, sir.